Hello students, how are you? Myself Nishi ma'am and welcome to my classes. आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी क्लास 10th का और इसको पढ़ाने के साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो हमारे नोट्स होंगे वो हमारे हिंदी मीडियम के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बायोलॉजी में क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर है वो है जैव क्रिया और इस जैव क्रिया में 4 भाग बताए गए हैं। पहला हमारा पोषण यानी पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। तो ये चारों जो हमारी है ये चारों जैव क्रियाएं हैं। इनके अलावा भी हम बहुत सारी जैव क्रियाएं होती हैं जैसे तंत्रिका तंत्र है जिससे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वयन का काम करते हैं, जनन क्षमता यानी प्रजनन तंत्र। तो ये बायोलॉजी के आगे चैप्टर में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो है जैव क्रियाएं, पोषण यानी पाचन, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय। परिचय क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग हैं सजीव, तो हम लोगों में सजीवों में और निर्जीवों में बहुत सारे असमानताएं यानी बहुत सारी डिफरेंसेस होती हैं। तो जो सजीव होते हैं वो अपनी लाइफ में पर डे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं। ये कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। तो ये सभी क्रियाएं जो हमारी होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं जैव क्रियाएं। मीन्स हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि जीवों में होने वाली क्रियाएं जैव क्रियाएं कहलाती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं ये हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। आधारभूत आवश्यकताएं मीन्स हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं ये उनको पूरा करती हैं। और ये हमारी जो विशेषताएं होती हैं ये संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक होती हैं। संश्लेषणात्मक मीन्स जिसमें संश्लेषण होता है, ऊर्जा का प्रयोग होता है, कुछ ना कुछ बनता है। विश्लेषणात्मक मीन्स कुछ ना कुछ टूटता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो परिचय ये हो गया। अब हम लोग जाने कि जैव क्रियाएं क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जैव क्रियाएं जैसा मैंने भी बताया कि जीवों में होने वाली क्रियाएं जैव क्रियाएं कहलाती हैं। और ये सभी जो हमारी क्रियाएं होती हैं ये कैसी होती है? आधारभूत होती हैं। तो हम लोग अगर डिफिनेशन देना चाहें तो कह सकते हैं कि वे संपूर्ण क्रियाएं मीन्स वे सभी क्रियाएं जो जीवधारियों के शरीर में संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं का होना उनके जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। जैव क्रियाएं होती हैं मीन्स ऐसी क्रियाएं जिनके कारण जीव जीवित है और उसका जो लाइफ प्रोसेस है यानी उसकी पर डे की लाइफ जो है वो चल रही है, उसका जीवन चल रहा है और उसका आधारभूत आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो वो हमारी क्रियाएं कहलाती हैं जैव क्रियाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे जैव क्रिया के प्रकार। तो जो हमारी जैव क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। वो भी किसके आधार पर है? ये हमारी ऊर्जा के आधार पर। उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं मतलब कैटाबॉलिक और उपचयी क्रियाएं मीन्स एनाबॉलिक। अपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा जो भी संश्लेषण हो रहा है। तो ये हमारी क्रिया कहलाती है अपचयी क्रिया। और इन क्रिया से हमारे शरीर के भार में कमी आती है जैसे श्वसन और पाचन, क्योंकि इसमें हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक अणु संश्लेषित होकर जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। इन क्रियाओं से शरीर के भार में वृद्धि होती है जैसे प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों में क्रिया होती है। ये पोषण पौधों का पोषण भी कहलाता है। और जंतुओं में प्रोटीन, वसा आदि का संश्लेषण यानी कि जंतुओं में प्रोटीन का बनना, वसा का बनना। तो ये दोनों हमारी क्रियाएं हो गई जैव क्रियाएं यानी अपचयी और उपचयी। अब इन दोनों को अगर हम लोग क्रिया बना दें यानी ये ऐसी क्रियाएं होती होंगी जिसको हम लोग अपचयी और उपचयी भी कहते होंगे, यानी जिसमें ऊर्जा मुक्त भी हो रही होगी और ऊर्जा की आवश्यकता हो रही होगी। तो वो क्रियाएं हमारी कहलाती हैं उपापचयी क्रियाएं। यानी दोनों प्रकार की क्रियाओं का समन्वय या सम्मिलित होना उपापचयी क्रियाएं कहलाता है। अब जीवों में होने वाली कुछ
जैव क्रियाएं हमारी इस प्रकार है, जैसे पोषण, तो पोषण विधि जिस तंत्र की सहायता से होती है वो हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। श्वसन जिस तंत्र के द्वारा होता है वो श्वसन तंत्र कहलाता है। परिवहन, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वही सारे पदार्थों को लेकर के पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो वो जिस तंत्र के द्वारा होता है उसको हम लोग परिवहन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन, शरीर से अपचे पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, और जिस तंत्र के द्वारा होता है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। नियंत्रण एवं समन्वय, यानी तंत्रिका तंत्र जो सोचने समझने का होता है, जिसमें हमारे हार्मोन्स भी आ जाते हैं, इसमें अंतःस्रावी तंत्र भी होता है, और जनन तंत्र। स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ जैविक क्रिया हैं जो बिल्कुल बेसिक है। वैसे और भी बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे हमारा त्वचा तंत्र जो होता है, जिसमें स्किन के बारे में हम लोग अपनी त्वचा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनमें से हम लोग जो पढ़ते हैं 10th लेवल पे, उनमें मुख्यतः 4 प्रकार की जैव क्रिया पढ़ते हैं। तो हमारी जैव क्रियाएं जो होती है मुख्यतः जो 4 हैं। अब इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जैव क्रिया के अध्ययन को हम लोग कार्यकी कहते हैं, यानी कार्य के बारे में पढ़ना कि हमारे शरीर में कोई क्रिया कैसे हो रही है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा थोड़ा सा कह सकते चैप्टर की समरी हो गई थी कि चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और इसमें जो हमारी क्रियाएं दी गई है ये एग्जाम में पूछा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं पहली जैव क्रिया, पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण एक जटिल क्रिया है। जटिल क्रिया मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये बहुत सारे चरणों में पूरा होता है। तो प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन लेता है, उसे ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा प्रति व्यक्ति को भोजन से मिलती है। तो भोजन को किसी बाहरी स्रोत से लेना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। इस क्रिया के अंतर्गत जो सजीव होता है वो भोजन ग्रहण करता है, और पोषण से जीवधारी में वृद्धि और विकास होता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया होगा कि पोषण क्या होता है। अब पोषण के प्रकार, जो पोषण होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्व मीन्स अपना, यानी अपने आप करने वाला, परपोषण मीन्स दूसरे पे निर्भर होने वाला। स्वपोषण, इस पोषण विधि को अपनाने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं कि परपोषी, यानी दूसरों पर निर्भर होने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। तो जो स्वपोषी शब्द है या स्वपोषण है वो बना कैसे है? तो इसको इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो मीन्स स्वयं और ट्रॉप्स मीन्स पोषण होता है। तो ऐसे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जो स्वपोषण होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण कर रहे हो, और रसायन संश्लेषी यानी कि जो किसी भी रसायन की उपस्थिति में संश्लेषण कर रहे हो। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषी पौधे, और ये प्रकाश की उपस्थिति में ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब ये जो इनकी क्रिया होती है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे होती है? तो ये जो क्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति और हरित लवक यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, और कच्चे पदार्थों में ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं, यानी कि वाटर का। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करते हैं प्रकाश और क्लोरोफिल यानी हरित लवक की उपस्थिति में, तो भोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो भोजन पत्तियों में स्टोर हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसे हम लोग लेते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है रसायन संश्लेषी। तो ऐसे जीव जो रसायन की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं तो वो रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S, NH3 है, इनका ऑक्सीकरण कर देते हैं और भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे गंधक जीवाणु यानी सल्फर जीवाणु हो गए, नाइट्रेट जीवाणु और नाइट्राइट जीवाणु। तो ये तो हमारे हो गए स्वपोषी। अब हम लोग जानेंगे परपोषी के बारे में, यानी ऐसे जीवधारी जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, तो वो कहलाते हैं परपोषी। और इस विधि को हम लोग बोलते हैं परपोषण, यानी दूसरे जीवधारी पर निर्भर होकर अपना भोजन लेना परपोषण कहलाता है, और वे जीवधारी परपोषी कहलाते हैं। तो ये जो जीवधारी होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो भोजन लेने के आधार पर जो हमारे ये परपोषी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं।
पहला स्टूडेंट देखिए लिखा हुआ है परजीवी, यानी दूसरों पर जीवित रहने वाला। तो दूसरों पर जीवित और आश्रित रहने वाले परजीवी कहलाते हैं। और ये जिस पर जीवित रहते हैं उनको हम लोग होस्ट या पोषी बोलते हैं। तो इस विधि में जो जीवधारी होते हैं वो दूसरे जीवधारी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे के शरीर में रहते हैं, और जो भोजन लेते हैं उनको हम लोग परजीवी कहते हैं, और जिससे लेते हैं, जिसपे आश्रित होते हैं, उनको पोषी या उनको पोषी या होस्ट कहते हैं। परजीवी जो होते हैं वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भोजन लेते हैं, यानी या तो पूरी तरह से उस पर निर्भर होते हैं या पूर्ण आंशिक रूप से लेते हैं। परजीवी के प्रकार बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब जो बाहर से ही, जो शरीर की बाहरी सतह से भोजन ले, और अंतः परजीवी जो शरीर के भीतर रह करके ही भोजन लेते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मक्खी है, मच्छर है, जूं है, जोंक है, तो ये हमारा ब्लड को सक करते हैं, रक्त को चूसते हैं। तो इस तरह से ये हमारे शरीर से भोजन ले रहे हैं। तो ऐसे जीव कहलाते हैं बाह्य परजीवी। तो वे परजीवी जो अपने पोषी के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं बाह्य परजीवी कहलाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कर दे, वे जीव जो हमारे शरीर के अंदर रहें और उनसे भोजन प्राप्त करें वो अंतः परजीवी कहलाते हैं। जैसे टेपवर्म यानी टीनिया सोलियम, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, एस्कैरिस है, हुकवर्म है, लीवर फ्लूक है। तो ये जितने भी हमारे वर्म्स हैं ये हमारे सब अंतः परजीवी कहलाते हैं। मलेरिया का वाहक मच्छर होता है, लेकिन ये जो रोग होता है वो प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम से होता है। फीता कृमि है हो गया, तो ये जो लोग पॉक खाते हैं उनके इंटेस्टाइन में हो जाता है। इनके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पादप परजीवी कहलाते हैं। तो पादप परजीवी पोषण में ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो होस्ट पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, जैसे डॉडर है, रेफ्लेशिया और ब्रूमरे आदि। अब जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है मृतोपजीवी। तो मृतोप यानी नाम से पता लग रहा है मरे हुए जीवों से। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करें वो हमारे कहलाते हैं मृतोपजीवी। तो इनकी क्रियाविधि क्या होती है, जो हमारे सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये एक तरह का रसायन पदार्थ होता है और अपने एंजाइम्स को ये सेक्रेट करते हैं और जो पदार्थ पर रहते हैं उनके तरल पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो ये विधि कहलाती है मृतोपजीवी। जैसे कुकुरमुत्ता है, राइजोबियम है। राइजोबियम आपने देखा होगा ब्रेड पे फंगस लग जाती है, अचार में फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। ईस्ट होता है, ईस्ट जो खमीर उठाया जाता है, और कवक ये जो फफूंदी होती है। तो वैसे तो ये जितने भी हमारे ईस्ट हमारा एक तरह का बैक्टीरिया है, राइजोबियम, कवक और कुकुरमुत्ता, ये तीनों हमारे कवक की प्रजाति में ही आती है। तो ये हमारे हो गए मृतोपजीवी। फिर हमारा जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है परपोषी में वो है प्राणिसम यानी होलोजोइक या होलोफिटिक विधि। इस विधि में जो जीवधारी होते हैं वो वातावरण से जो भोज्य पदार्थ को लेते हैं और उस भोज्य पदार्थ को लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, यानी बहुत सारे चरण होते हैं। और इस भोजन को लेने के लिए उनके में बॉडी में एक मुख्य अंग होता है जिसको मुख कहते हैं, माउथ कहते हैं, ये लेते हैं। तो भोजन लेने के आधार पर जो होलोजोइक प्राणी या प्राणिसम जीवधारी होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी, तो स्टूडेंट्स ये तो यहाँ तक नोट्स हैं, इसके आगे के नोट्स हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और जो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी है ये आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। तो शाकाहारी में हम लोग वो लिखेंगे कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों, पत्ती या पौधों के अन्य भागों से ले वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। मांसाहारी यानी कि जो दूसरे जीवों का मांस खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे शेर है, ठीक है। और सर्वाहारी हमारे वे जंतु जीवधारी होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। जैसे हम लोग, मनुष्य, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, तो ये हमारे सर्वाहारी होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका बहुत बेसिक भी आप पहले भी से पढ़ चुके होंगे और ये है, तो आप लोग यहाँ तक अपना नोट कर लेंगे। ये आपका यहाँ तक हो गया है और आप लोग पोषण पढ़ रहे हैं। इसके बाद के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे और एक्सप्लेन भी करते रहेंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी टॉपिक अगर क्लियर ना हुआ हो वो भी बता सकते हैं।